हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी सिंप्लीफाइड। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम घटना चक्र बुक डिस्कस कर रहे हैं। उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री का भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, वो है गांधीयन एरा 1915 टू 1947। ठीक है, यानी कि गांधी जी जब अफ्रीका से भारत लौट कर आए थे और उसके बाद भारत के आज़ादी तक 1947 तक। इसमें हमने 3 वीडियो के माध्यम से ये सारे चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं कि 5 चैप्टर डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, प्रपोजल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी इरविन पैक्ट, कराची सेशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और आपको जैसा कि मालूम है मैं हर लेक्चर में एटलीस्ट 100 वीडियो डिस्कस करता हूँ, एक्चुअली 100 एमसीक्यूज डिस्कस करता हूँ। तो इसी तरीके से आज का भी ये लेक्चर होने वाला है। चलिए, तो हमारा पहला चैप्टर है लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, प्रपोजल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1929। 1929 में हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। हमने शुरुआत किया था 1915 से, ठीक है, और 1929 तक हम पहुँच चुके हैं। इसी तरीके से हम जाएंगे 1947 तक, देश की आज़ादी तक हम जाने वाले हैं। और बाकी ये सारे चीज़ें हैं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बारे में इसमें बात करेंगे, पूर्ण स्वराज के बारे में बात होगी, लाहौर सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन के बारे में यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, पूर्ण स्वराज डे। ठीक है, चलिए सब कुछ हम देखेंगे एमसीक्यू के थ्रू। पहला है, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल who among the following proposed that Swaraj should be defined as complete independence free from all foreign control। तो पहली बार स्वराज को डिफ़ाइन किया गया। आपको हमने पहले के लेक्चर्स में बताया था कि स्वराज पार्टी, ठीक है, स्वराज पार्टी फाउंड कब किया गया था? तो 1923 में फाउंड किया गया था स्वराज पार्टी। और ये कांग्रेस में ही ये खेमा था जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो गांधी जी ने वापस ले लिया था। तो इसी में कुछ लोग बट गए थे कांग्रेस के ही खेमे में। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करें कि पहली बार स्वराज को डिफ़ाइन क्या किया गया कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें फॉरेन कंट्रोल का ज़रा सा भी बात यहाँ पर नहीं चाहिए कि हमारे देश को कोई फॉरेन कंट्रोल कर रहा हो। तो पहली बार स्वराज को डिफ़ाइन किया था मौलाना हसरत मोहानी ने। आपको मैं बता दूं कि 1921 में ना अहमदाबाद सेशन हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का हर साल सेशन होता है, ठीक है, ये आपको मालूम होगा। और इस सेशन से भर भर के सवाल पूछे जाते हैं वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, इनफैक्ट बीपीएससी में भी। ठीक है, लेकिन अगर आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे सेशन के लिस्ट लेकर बैठोगे याद करने के, रट्टा मारने का, तो वो आपसे होने से रहा। ठीक है, लेकिन अगर हम इस तरीके से क्वेश्चन बीच में आ रहा है, कोई इंपॉर्टेंट सेशन आ रहा है, उसको हम पढ़ते जा रहे हैं, अगर नहीं आधी रिकॉल हो रहा है तो 1-2 बार और पढ़ ले रहे हैं, तो वो क्या है ना कि आपके पास परमानेंटली वो आपके मेमोरी में बैठता चला जाएगा, और आप जैसे ही एमसीक्यू देखोगे वो आपसे क्लिक होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी देखना ज़रूरी है। तो मैं आपको बताता हूँ, अहमदाबाद सेशन जो है 1921 में रहा, लेकिन इसके सीआर दास जो हैं, चित्तरंजन दास, इनको बनाया गया था प्रेसिडेंट, ये बने थे इसके प्रेसिडेंट। लेकिन क्योंकि सीआर दास को जेल में डाल दिया गया था, इसके कारण अहमदाबाद सेशन की अध्यक्षता जो है किसने संभाली? हकीम अजमल खान ने। किसने? हकीम अजमल खान ने इसकी अध्यक्षता संभाली थी। तो ये याद आपको रखना है, हकीम अजमल खान। Who among the following leaders proposed to adopt the complete independence as the goal of Congress? The Ahmedabad session of 1929। तो सेम वही हसरत मोहानी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर आते हैं, व्हेन डिड द कांग्रेस पास द प्रपोजल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इंडिया को इंडिपेंडेंस करने के लिए कांग्रेस में जो है पहली बार कांग्रेस ने प्रपोजल पास किया था। पहली बार कब? तो कांग्रेस अपने लाहौर सेशन 1929 के लाहौर सेशन में किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखिए, पहले
ये 1929 का लाहौर सेशन हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने कलकत्ता सेशन में ही ये अल्टीमेटम दिया था कि नेहरू रिपोर्ट को आप एक्सेप्ट करिए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए ही फिर एक हिस्टोरिक लाहौर सेशन रखा गया कांग्रेस का, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने 29 दिसंबर को, सॉरी 1929 में 31 दिसंबर का ये पूरा सेशन हुआ था। ठीक है, तो 31 दिसंबर 1929 को इंडिपेंडेंस का झंडा लहराया था किस नदी के किनारे? किसने? जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे लाहौर में। और इसी सेशन में, लाहौर सेशन में ही ये डिसाइड हुआ था कि हम क्या करेंगे ना, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे ऑब्ज़र्व करेंगे। कब सेलिब्रेट करेंगे कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे? तो 26 जनवरी 1930 को, हर साल के 26 जनवरी को हम आज से कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाले हैं, ये यहाँ पे ही कहा गया था। और आज आपको याद है 26 जनवरी को हम क्या रिपब्लिक डे मनाते हैं, तो इसी के जगह पे हम ये रिपब्लिक डे ऑब्ज़र्व करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर आता है 1947 से पहले 26 जनवरी वॉज कॉल्ड, क्या कहा जाता था 26 जनवरी को? तो ये था पूर्ण स्वराज डे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे। क्या था? पूर्ण स्वराज डे। तो 1929 का लाहौर सेशन कांग्रेस का एक हिस्टोरिक सेशन था, जिसमें पूर्ण स्वराज जो है पहली बार कांग्रेस ने पास किया। और जवाहरलाल नेहरू ने फ्लैग जब होस्ट किया इंडियाज़ इंडिपेंडेंस ऑन 31 दिसंबर 1929 ऑन द बैंक ऑफ रावी, इट वॉज डिसाइडेड दैट 26 जनवरी 1930 विल बी सेलिब्रेटेड एट पूर्ण स्वराज डे एंड हेंस टिल 1947 26 जनवरी वॉज सेलिब्रेटेड एज पूर्ण स्वराज डे। और ये 1947 तक, याद रखिएगा, 26 जनवरी 1930 से ये पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाने लगा। और ये कब तक मनाया गया? तो 26 जनवरी 1947 तक, देश के आज़ादी तक ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे, पूर्ण स्वराज डे मनाया गया। और 1947 के बाद कहिए 1948 से यहाँ पर फिर जो है यहाँ पर रिपब्लिक डे मनाया जाने लगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। आगे है द प्रपोजल ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज पास्ड इन लाहौर सेशन, लाहौर कांग्रेस सेशन इन द ईयर, तो ऑब्वियसली 1929। नेक्स्ट, व्हेन डिड वॉज डिक्लेयर्ड एज पूर्ण स्वराज डे बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, कब डिक्लेयर किया गया? 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए बीपीएससी में पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज पास। तो पूर्ण स्वराज जब रिजोल्यूशन पास किया गया कहाँ पे? तो 1929 वाले लाहौर सेशन में। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। हु डिक्लेयर्ड द एम ऑफ कांग्रेस एज पूर्ण स्वराज इन द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी द राइट आंसर। किसने इंडियन फ्लैग को लहराया मिडनाइट ऑफ दिसंबर 31 1929? 31 दिसंबर 1929 के आधे रात में ही, ठीक है, 31 दिसंबर के आधे रात में ही किसने इंडियन फ्लैग लहराया था? तो जवाहरलाल नेहरू। आपको बताया हमने, रावी नदी के किनारे। एंड हु रेज द फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस एट द कांग्रेस सेशन ऑफ 1929? तो सेम क्वेश्चन आंसर है जवाहरलाल नेहरू। आगे, व्हेन वाज न्यूली अडॉप्टेड ट्राई कलर फ्लैग ऑफ फ्रीडम फर्स्ट होस्टेड, पहली बार कब लहराया गया नया और अडॉप्टेड ट्राई कलर फ्लैग? तो ये 31 दिसंबर 1929 को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज प्रिसाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू? तो जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर सेशन को प्रिसाइड किया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 इज इम्पॉर्टेंट इन द हिस्ट्री बिकॉज, किस लिए इम्पॉर्टेंट है? तो द कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो कांग्रेस ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए यहाँ पे रेजोल्यूशन पास किया था, तो इसीलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ओनली वन। आगे है द 1929 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ऑफ सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट
तो 1929 का जो सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो हिस्ट्री में, फ्रीडम मूवमेंट के हिस्ट्री में क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज अडॉप्टेड एज द गोल ऑफ द कांग्रेस। तो जो कांग्रेस पार्टी थी उसके गोल में पहली बार यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया गया था कि हम पूर्ण स्वराज लेकर रहेंगे। एंड द नेक्स्ट, in which one of the following sessions of the Indian National Congress Purna Swaraj was declared the goal of Congress, and that is Karachi session, sorry that is Lahore session actually, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज वॉज डिक्लेयर्ड बाय द कांग्रेस एट लाहौर। द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 बाई जवाहरलाल नेहरू थे प्रेसिडेंट उस वक्त, ठीक है। ये सब वही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन द रिजोल्यूशन ऑफ लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1929। 1929 का जो लाहौर सेशन था वो इसमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं था? तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इंक्लूडेड था। डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस बिल्कुल ये भी इंक्लूड था। प्रिपेयरिंग द लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये भी इंक्लूडेड था कि अगर आप ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं देते हो तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करेंगे, और 1930 को फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ऑप्शन क्या गया, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो ऐसा अनटचेबिलिटी वाली कुछ बात हुई थी ना, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो लाहौर सेशन है ना, उसमें क्या हुआ था ये देखिए थोड़ा सा, क्या क्या हुआ। एक तो पहले आप जान रहे हो कि यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस यहाँ पे पास किया गया था कि अब जो है भारत को कोई डोमिनियन स्टेटस वगैरह नहीं चाहिए, अब हमें पूरी तरीके से आज़ादी चाहिए, ठीक है। ये पास किया गया था कांग्रेस में पहली बार। तो ये था 1929 का लाहौर सेशन, और इसमें और भी चीज़ें कुछ बताई गई थी, वो देखिए। देयर इज़ नो बेनिफिट फ्रॉम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने बोला, इसमें बोला गया था कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उससे कोई बेनिफिट नहीं है। द प्लान ऑफ डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया हैज़ बीन रेनंसिएटेड, कि जो डोमिनियन स्टेटस लेना था इंडिया को, जी नहीं अब हम ये डोमिनियन स्टेटस नहीं लेंगे, और वर्ड स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस अब हम लेंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस वेन एवर इट कंसिडर अप्रोप्रिएट कैन स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ऑल इंडिया कांग्रेस को जब भी ऐसा लगेगा वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर देगी, ठीक है, ऐसा यहाँ पे कहा गया। फिर पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन एडॉप्टेड एट द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज मूव्ड बाई, तो ये कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे ऑब्वियसली। तो ये हो जाता है लाहौर सेशन अब यहाँ पे ख़त्म। अब हम आ जाते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, जो कि 1930 में ये डिसाइड किया गया था, और दांडी मार्च से शुरुआत करी गई थी। 12 मार्च से दांडी मार्च चला था, 6 अप्रैल तक 24 दिनों का ये मार्च था। सॉल्ट लॉ इसमें ब्रेक हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने इस मार्च को कंपेयर किया था विद द नेपोलियन फ्रॉम एल्बा टू पेरिस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी तो हम MCQ के थ्रू देखते ही जाएंगे। एट विच कांग्रेस सेशन वॉज द वर्किंग कमेटी ऑथोराइज टू लॉन्च द प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो हमने अभी बात करी थी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है किस सेशन में कांग्रेस ने लॉन्च करने की बात करी थी, लाहौर सेशन 1929 में ही, ठीक है। और आ जाइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिगेन विद द दांडी मार्च, तो इनमें से कौन सा मूवमेंट है जो दांडी मार्च से शुरू हुआ? दांडी मार्च किस में शुरू हुआ था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, CDM से, ठीक है। तो और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को समझिए, ये गांधी जी के साबरमती आश्रम से शुरू होता है 12 मार्च 1930 को। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो 12 मार्च 1930 को ये शुरुआत होता है। करीबन डिस्टेंस होता है 241 माइल्स का, और इसमें गांधी जी अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ पे जाते हैं। करीबन 78 टू 80 फॉलोवर्स होते हैं जो गांधी जी के साथ इस मार्च में शामिल रहते हैं, और इसमें 24 दिनों तक चलते जाते हैं, ठीक है। 24 दिनों का ये यात्रा होता है, और जाकर 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हो जाता है, ठीक है। 12 मार्च 1930 को शुरू होता है, और 6 अप्रैल 1900 और 6
अप्रैल 1930 को ख़त्म हो जाता है 24 दिन में। ठीक है, और यहाँ पे वायलेट करते हैं सॉल्ट लॉ बाय बॉइलिंग सी वाटर, मैन्युफैक्चरिंग साल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। तो यहाँ पे गांधी जी जो हैं साल्ट लॉ जो ब्रिटिशर्स ने बना रखा था, जिसके थ्रू वो हैवी टैक्स लगाता था और लोगों को सॉल्ट फ्रीडम नहीं थी सॉल्ट लेने के लिए, तो उसका इन्होंने यहाँ पे विरोध करते हैं इस टैक्स के थ्रू। एंड दिस मूवमेंट spread all over India under the leadership of Mahatma Gandhi, and a leader like C. Rajagopalachari took up salt march in Tamil Nadu, Trishnopoli to Vednarayan. दांडी मार्च was undertaken in, कब हुआ था दांडी मार्च? 1930 में। देखिए पीपीएससी पूछा है। When did दांडी मार्च begin, कब शुरू हुआ था दांडी मार्च? अभी हमने डिस्कस किया 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने दांडी मार्च कब स्टार्ट किया था, सॉरी कहाँ से स्टार्ट किया था? तो साबरमती आश्रम से चले थे। ठीक है, साबरमती आश्रम आपको गुजरात में मिलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ सत्याग्रही? महात्मा गांधी दांडी मार्च। अब महात्मा गांधी का जो दांडी मार्च था ना, उसमें से सबसे ज़्यादा सत्याग्रही किस राज्य से शामिल हुए थे? तो ऑब्वियसली गुजरात में हो रहा था, तो लोकल लोग ज़्यादा वहाँ पे शामिल होंगे, तो गुजरात के ही लोग ज़्यादातर शामिल थे। ठीक है, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, बिहार से कौन थे शामिल? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिएगा कि जो गांधी जी का दांडी मार्च था ना गुजरात में, उसमें बिहार से एक शामिल थे, और वो कौन थे? गिरिवरधारी चौधरी। कौन थे? गिरिवरधारी चौधरी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बीपीएससी यानी कि बिहार स्पेशल में आपसे सवाल पूछ सकता है। फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वुमेन्स पार्टिसिपेशन इज कंसिडर्ड टू बी मैक्सिमम? किस मूवमेंट में वुमेन्स पार्टिसिपेशन मैक्सिमम था? तो ये था सॉल्ट सत्याग्रह। देखिए दांडी मार्च सॉल्ट सत्याग्रह भी उसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा, गांधी जी ने विमेन को क्यों चूज़ किया था इसमें? फॉर हायर रोल इन द पिकेटिंग ऑफ लीकर एंड फॉरेन क्लॉथ शॉप्स बिकॉज ऑफ देयर इनहेरेंट कैपेसिटी फॉर नॉन वायलेंस। अब गांधी जी को लगता था कि वीमेन हैं तो ये इनकी तो पहले से इनहेरेंट है, इनका इस तरह का से डीएनए है कि ये वायलेंस नहीं करती हैं, ये लोग शांत थोड़ा सा रहती हैं, तो उस तरीके से ये बिल्कुल नॉन वायलेंस के तरीके से ये यहाँ पे हमारा साथ देंगी। लेकिन यहाँ पे हुआ कुछ अलग। सरोजनी नायडू जो थीं, उन्होंने एक रेड को लीड किया था धरसाना सॉल्ट बॉक्स में, उन्होंने रेड डाला था धरसाना सॉल्ट बॉक्स, और वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल था। ठीक है, तो वहाँ पे वायलेंस हो गया था। हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी? कौन से इसमें सपोर्ट किया? तो सभी। सरोजनी नायडू ने भी इन पार्टिसिपेट किया था सॉल्ट सत्याग्रह में। राजकुमारी अमृत कौर ने भी शामिल हुई थी, और कमला देवी चट्टोपाध्याय भी शामिल हुई थी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। अब यहाँ पे कुछ वीमेन की यहाँ पे बात करिए तो देखिए इस मार्च में ना, यानी दांडी मार्च में ना 78 से 80 फॉलोवर्स साबरमती आश्रम से गांधी जी का साथ दिया था, और दांडी तक। दांडी एक जगह है गुजरात में ही, तो साबरमती आश्रम से उसी दांडी तक यहाँ पे जाना था। बाकी वीमेन जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया काफ़ी सारी थी, उसमें इंपॉर्टेंट वन देखिए तो सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। एंड व्हाट वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ गांधी जी सॉल्ट सत्याग्रह? तो गांधी जी का जो सॉल्ट सत्याग्रह था उसका अल्टीमेट गोल था क्या? तो यहाँ पे देखिए रिपील ऑफ सॉल्ट लॉज, बिल्कुल ये गोल था। कटेलमेंट ऑफ द गवर्नमेंट्स पावर, ये भी था। इकोनॉमिक रिलीफ ऑफ द कॉमन पीपल, क्या इकोनॉमिक रिलीफ था कॉमन पीपल के लिए? नहीं। पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया, जी हाँ ये सही, ये भी सही था, मतलब कि सी एक गलत था। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट वाज द अल्टीमेट गोल, तो इसमें 3-4 गोल यहाँ पे हैं, यानी कि मोर देन वन ऑफ द एबव होगा। ठीक है, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। तो पहले बीपीएससी जो है ये 5 ऑप्शन इसे देता था, जो कि बहुत ही बकवास ये सिस्टम था। ठीक है, बीपीएससी के लिए बहुत ही अच्छा था, कैसे भी इधर उधर करके क्वेश्चन या फिर गलत सलत ये इसे लगा देता था। लेकिन ये सिस्टम बहुत बकवास था, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में डालता था। हाँ, लेकिन जो स्टूडेंट्स बस मतलब टीक आउट करना जानते थे, कोई
कुछ भी बिना बिना पढ़े अपना गए, अपना जय श्री राम बोल के मार दिया, तो उनके लिए थोड़ा सही था, क्योंकि उस वक्त निगेटिव मार्किंग नहीं था। ठीक है, तो ये था ब्रिटेन सॉल्ट एक्ट 1882। तो ब्रिटेन का एक सॉल्ट एक्ट लाया था ब्रिटिशर्स ने, जिसको मतलब ब्रिटेन सॉल्ट एक्ट 1882, 1882। वो प्रोहिबिट करता है फ्रॉम कलेक्टिंग और सेलिंग सॉल्ट, कि जो भी इंडियंस थे वो सॉल्ट ना ही बेच सकते थे और ना ही खरीद सकते थे, ना ही कलेक्ट कर सकते थे। सॉरी, खरीद तो सकते थे लेकिन कलेक्ट नहीं कर सकते थे। एंड दे कैन ओनली बाय इट फ्रॉम फाइनेंशियल बर्डन ऑन देम, और वो सिर्फ खरीद सकते थे। गांधी जी डिड हिज सॉल्ट सत्याग्रह टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए गांधी जी ने ये किया था। एंड कटेलिंग गवर्नमेंट्स पावर, जिससे कि गवर्नमेंट पावर जो है वो कम होता है। और प्रेशर भी पुट कर रहे थे कि सॉल्ट लॉ को रिपील किया जाए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और पूर्ण, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पूर्ण स्वराज वॉज नॉट द एम ऑफ द सॉल्ट सत्याग्रह। मैंने यहाँ पे उल्टा बोल दिया, पूर्ण स्वराज यहाँ पे नहीं था, लेकिन कॉमन पीपल के लिए तो ये एक इकोनॉमिक बेनिफिट था ही। ठीक है, बोलते बोलते मैं फ्लो में वो निकल गया। कॉमन पीपल के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट इसलिए था क्योंकि उन्हें सॉल्ट बहुत ही महंगा ख़रीदना पड़ता था, और वो खुद से उनको फ्रीडम थी नहीं, पूरे टैक्स वगैरह लगा रखा था ब्रिटिशर्स ने। तो पूर्ण स्वराज की बात यहाँ पे इस सॉल्ट में नहीं करी गई थी। ठीक है, बाकी के चीज़ें यहाँ पे सही है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर है 1930 में महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम विच प्लेस। तो ये दांडी से इसे शुरुआत हुई थी। फॉर हाउ मैनी डेज डिड दांडी मार्च लास्ट, कितने दिनों तक दांडी मार्च चला था? तो ये 24 डेज़, हमने अभी डिस्कस किया है ये सब चीज़ें। विथ रेफरेंस टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, महात्मा गांधी वॉज नॉट पनिश्ड फॉर वायलेटिंग द सॉल्ट लॉ। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी एंड के एम मुंशी वर पनिश्ड फॉर वायलेटिंग द सॉल्ट लॉ। तो ये ऑप्शन बी यानी ओनली 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, के एम मुंशी, बीजी खेर, महादेव देसाई, सी राजागोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल वर कन्विक्टेड फॉर द ब्रीच ऑफ सॉल्ट लॉ। वाइल गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था आफ्टर ही ब्रोक द सॉल्ट लॉ। जब गांधी जी, यहाँ पे क्या लिखा गया कि गांधी जी को कोई पनिशमेंट नहीं मिली थी सॉल्ट लॉ को वायलेट करने के लिए, लेकिन गांधी जी को तो अरेस्ट कर लिया गया था ना भाई। ठीक है, तो इसलिए जो सही आंसर होगा सिर्फ 2 वाला होगा, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आते थे, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड विथ, किस चीज़ से स्टार्ट होता है? तो दांडी मार्च से, ऑप्शन सी द राइट आंसर। दांडी मार्च वॉज स्टार्टेड टू break the salt law, option B the right answer. And the historic Dandi march is associated with, किस से associated है? violation of salt law, option B is the right answer. अब आइए नेक्स्ट देखिए, इस तरीके से आपको यहाँ पे देखिए कुछ मैं बताता हूँ यहाँ पे, विच इवेंट अकर्ड फर्स्ट। अब ये जो इवेंट आप देखोगे ना, तो सारे के सारे इवेंट जो हैं 1931 के आसपास में। तो अच्छा हाँ, ये तो सही है, ये चीज़ें आप कर सकते हो, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको इजीली मिल जाएगा। दांडी मार्च 1930 में, क्विट इंडिया मूवमेंट आपको 1942 में, अराइवल ऑफ साइमन कमीशन 1928 में, और गांधी इरविन पैक्ट 1931 में। ठीक है, एक ऐसा भी आपको आगे चलिए आगे डिस्कस करेंगे, जो पूरे के पूरा इवेंट जो है वो 1931 में हुआ है। ये इसका आंसर देना बहुत ही मतलब मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पे आप आंसर कर सकते हो, ये इजी है। ठीक है, दांडी मार्च तो आप जानते हो 12 मार्च 1930 को हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। ठीक है, और क्विट इंडिया मूवमेंट हम आगे डिस्कस करेंगे मतलब आने वाले वीडियोज़ में। अराइवल ऑफ साइमन कमीशन ये कब आता है? 3 फरवरी 1928 को। और गांधी इरविन पैक्ट कब होता है? 5 मार्च 1931 को। द डेट अप्रैल 6, 1930 इज़ नोन इन द इंडियन हिस्ट्री फॉर। 6 अप्रैल 1930 किस लिए जाना जाता है? दांडी मार्च ऑफ गांधी के लिए, क्योंकि इसी दिन दांडी मार्च जो है वो समाप्त हुआ था, इसी दिन सॉल्ट लॉ जो है वो ब्रेक किया गया था।
और सुभाष चंद्र बोस जो है वो इस मूवमेंट को, यानी इस दांडी मार्च का जो सॉल्ट सत्याग्रह चल रहा था, इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? ये इस मूवमेंट को कंपेयर करते हैं विद द मूवमेंट इनिशिएटेड बाय नेपोलियन फ्रॉम एल्बा टू पेरिस। नेपोलियन का जो एक मूवमेंट था एल्बा टू पेरिस, उससे कंपेयर करते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो ये याद रखें, यहाँ पे सवाल पूछेगा कि किसने ये कंपेयर किया था नेपोलियन फ्रॉम द एल्बा टू पेरिस, द मूवमेंट वाले को। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। फिर है द सॉल्ट, अच्छा यहाँ पे असर्शन और उसके रीज़न हैं। द सॉल्ट एजिटेशन वॉज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी 1930, ये तो सही है। महात्मा गांधी ऑब्जेक्ट वॉज टू मेक सॉल्ट अवेलेबल फ्री टू द पुअर, बिल्कुल ये भी सही है, दोनों ही सही है। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन सी सही आंसर होगा, क्योंकि ए ट्रू है, आर इज। अच्छा, महात्मा गांधी ऑब्जेक्ट वॉज टू मेक सॉल्ट अवेलेबल फ्री टू द पुअर, पुअर के लिए फ्री होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे गांधी जी ने ये तो फ्री तो एकदम नहीं बोला था गांधी जी ने, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो आर वाला है वो फॉल्स है और ए ट्रू है। आर फॉल्स इसलिए है, आ जाइए आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि गांधी जी ना इसके पहले गांधी जी का 11 डिमांड जो है वो सामने आया था, उसमें ही सॉल्ट टैक्स को एबोलिशन करने के लिए बोला था। तो उसके लिए गांधी जी यहाँ पे ये सॉल्ट लॉ कर रहे थे, ठीक है, और गवर्नमेंट की जो सॉल्ट पे मोनोपोली थी वो ख़त्म करना चाहते थे गांधी जी, तो इसलिए ही आया था। तो ऐसा कुछ स्टेटमेंट है नहीं, ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव था नहीं कि बिल्कुल पुअर के लिए फ्री हो जाए सॉल्ट, ठीक है, तो ये रीज़न बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट है द स्टेटमेंट आई वॉन्ट वर्ल्ड सिंपथी इन दिस बैटल ऑफ राइट अगेंस्ट माइट, ये किसने कहा था या किससे एसोसिएटेड है? ये गांधी जी दांडी मार्च से। तो गांधी जी ने दांडी मार्च में ये कहा था, मतलब जब ये ख़त्म हुआ था ना 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च, तो उस वक्त मीडिया से उन्होंने बात करी और उसी में उन्होंने कहा था कि आई वॉन्ट वर्ल्ड सिंपथी इन दिस बैटल ऑफ राइट अगेंस्ट माइट। ऑप्शन बी द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट महात्मा गांधी दांडी मार्च, कौन सा करेक्ट नहीं है? तो महात्मा गांधी ने प्रिपेयर किया सॉल्ट एट द सीशोर, गांधी जी ने कोई सॉल्ट बनाया नहीं था, ठीक है, वहाँ पे से बस उठाया था, तो इसलिए ये चीज़ें गलत है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और आगे हम आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट महात्मा गांधी दांडी मार्च, के लिए करेक्ट नहीं है। इट वॉज ऑल टुगेदर अ पेडेस्ट्रियन मार्च, बिल्कुल यहाँ पे पैदल पैदल लोग चल के जा रहे थे। इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम एंड एंडेड दांडी, बिल्कुल सही। द एंटायर मार्च फ्रॉम साबरमती वॉज कवर्ड इन 24 डेज में क्या कवर हुआ था, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो द मार्च वॉज स्टार्टेड ऑन 15 मार्च, बिल्कुल नहीं, 15 मार्च नहीं, ये 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था, 12 मार्च 1930 को। आफ्टर द अरेस्ट ऑफ गांधी जी ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह, हु टुक हिज प्लेस एज द लीडर ऑफ द मूवमेंट। अब इस सॉल्ट सत्याग्रह के टाइम में आपको बताया हमने कि गांधी जी को फिर अरेस्ट कर लिया गया था ये वायलेट करने के लिए। तो उसके बाद इस मूवमेंट को कौन लीड कर रहे थे? तो ये थे अब्बास तैयब जी, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर। अब्बास तैयब जी यहाँ पे लीड कर रहे थे। वेयर वॉज महात्मा गांधी व्हेन अ रेड वॉज मेड बाय कांग्रेस वॉलंटियर्स ऑन धरसाना सॉल्ट डिपोट। अब गांधी जी चाह रहे थे कि जो विमेन वॉलंटियर्स है, ठीक है, जो जिसको उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह में शामिल किया था, उनको लगता था कि विमेन जो है वो वायलेंस नहीं करेगी, लेकिन धरसाना सॉल्ट डिपोट पे विमेन जो है वो रेड डालती है, सरोजनी नायडू जिसको लीड करती हैं। तो ये जो रेड डाला गया धरसाना सॉल्ट डिपोट पे, उस वक्त गांधी जी कहाँ थे? तो ये गांधी जी को पकड़े हुए था जेल में, ये इन येरावाड़ा जेल में थे, ठीक है। तो गांधी जी के बाद अब्बास तैयब जी जो लीड करते हैं, उसके बाद सरोजनी नायडू लेड द रेड ऑन धरसाना सॉल्ट।
और इस रेड के बाद फिर अब्बास तैयबजी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। आचार्य विनोबा भावे वॉज अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर टेकिंग पार्ट इन। आचार्य विनोबा भावे पहली बार अरेस्ट किए जाते हैं कब? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के टाइम में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गांधी जी स्टेड द फॉरेन जर्नलिस्ट इन हिज साबरमती आश्रम ड्यूरिंग दांडी मार्च ही वाज। तो हमने आपको बताया कि गांधी जी जब वो दांडी मार्च ख़त्म हुआ था तो उस वक्त वो मीडिया से उन्होंने बात करी, तो इसमें इंटरनेशनल यानी फॉरेन जर्नलिस्ट जो एक था वो गांधी जी के पास रहा था, गांधी जी के साबरमती आश्रम में रहा था। वो कौन सा जर्नलिस्ट था? वेब मिलर। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द नेम ऑफ द फॉरेन जर्नलिस्ट हु रिपोर्टेड अबाउट द सत्याग्रह एट धरसाना सॉल्ट वर्क्स वॉज। तो कौन सा फॉरेन जर्नलिस्ट है जो धरसाना सॉल्ट वर्क्स पे जो वहाँ पर सत्याग्रह जो हो रहा था उसको रिपोर्ट किया था? तो वही वेब मिलर। ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर हु अमंग द फॉलोइंग अमेरिकन वॉज विद महात्मा गांधी ड्यूरिंग दांडी मार्च? तो वेब मिलर। हु ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द मार्च ऑन द तंजौर कोस्ट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ इन अप्रैल 1930? तंजौर कोस्ट में सॉल्ट लॉ इन अप्रैल 1930 किसने ऑर्गेनाइज किया गया था? सी राजा गोपालाचारी। ऑप्शन बी द राइट आंसर। तो देखिए, गांधी जी तो गुजरात में ऑर्गेनाइज कर रहे थे सॉल्ट सत्याग्रह। तो सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए तंजौर में राजगोपालाचारी जो है इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था मार्च। ठीक है, आगे है ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द खुदाई खिदमतगार्स ऑल्सो नोन एज रेड शर्ट कॉल्ड फॉर। खुदाई खिदमतगार और रेड शर्ट जो है वो द पठान रीजनल नेशनलिस्ट यूनिटी एंड स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनिज्म के लिए जाने जाते हैं। किस लिए जाने जाते हैं? तो पठान रीजनल नेशनलिस्ट यूनिटी और स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनिज्म। खुदाई खिदमतगार, इसको रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता था। खुदाई खिदमतगार एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसको फाउंड किया था खान अब्दुल गफ़ार खान ने। कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के टाइम, जहाँ पे आज पाकिस्तान वगैरह है वहाँ की बात हम कर रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में अब्दुल गफ़ार खान, तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ये सब जो एरिया है उसमें। रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय, किसने फाउंड किया था? फाउंडेड टू थ्रो आउट द ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए, यानी ब्रिटिश को उखाड़ फेंकने के लिए ही ये बनाया गया था। द लीडर ऑफ लाल कुर्ती मूवमेंट, लाल कुर्ती या फिर वही रेड शर्ट मूवमेंट कहा जाता है, कौन थे? खान अब्दुल गफ़ार खान। ऑप्शन बी द राइट आंसर। द सोल्जर ऑफ गढ़वाल रीजन रिफ्यूज टू फायर ऑन द रिवोल्यूशनरीज। जो भी क्रांतिकारी थे उन पे जो सोल्जर्स गढ़वाल रीजन के थे वो रिफ्यूज़ करते हैं कि नहीं, हम इस पे गोलियां नहीं चलाएंगे। किस टाइम? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम में। ऑप्शन सी द राइट आंसर। लीडर थे चंद्र सिंह गढ़वाल। द सोल्जर ऑफ गढ़वाल रीजन रिफ्यूज, यही थे चंद्र सिंह गढ़वाल, एक सोल्जर थे गढ़वाल रीजन में। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, हम भाई निहत्थे भीड़ पे हम गोलियां नहीं चलाएंगे। यार ये कहाँ की बात है? पेशावर में। ठीक है, किस टाइम की बात है? ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हुज नेम इज एसोसिएटेड विद द पेशावर इंसिडेंट ऑफ 1930। 1930 के पेशावर इंसिडेंट से कौन एसोसिएटेड है? तो ये हैं वीरचंद्र सिंह गढ़वाल। ऑप्शन सी द राइट आंसर। एट द टाइम ऑफ नेशनल मूवमेंट हु स्टार्टेड डैश रोज़ा 10 रोज़ा पीरियोडिकल। 10 रोज़ा पीरियोडिकल अब्दुल गफ़ार खान ने ये शुरू किया था। एंड जियातरंग मूवमेंट कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? जियातरंग, ये मिज़ोरम में स्टार्ट हुआ था जियातरंग मूवमेंट। तो अगर मिज़ोरम में कह रहा हूँ, मणिपुर में ये हुआ था ना एक्चुअली। मणिपुर की ना गैडिन ल्यू थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक नागा ट्राइबल वीमेन थी जिसका नाम था गैडिन ल्यू। ठीक है, इन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लीड किया था मणिपुर में।
ठीक है, और इसी मूवमेंट को उन्होंने लीड किया था जिसको कहा जाता है जेतरांग मूवमेंट। नेक्स्ट आते हैं, एजिटेशन अगेंस्ट चौकीदारी टैक्स इन बेगूसराय वॉज पार्ट ऑफ। अब देखिए, बिहार का जो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे चौकीदारी टैक्स जो है ये ना देने के लिए यहाँ पे सोचा गया लोगों के द्वारा। ठीक है, किसके बदले में? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के टाइम में। अब क्या था कि बिहार एक लैंड लॉक्ड स्टेट था, यहाँ पे समंदर थी नहीं, तो हम सॉल्ट को लेकर हम अपना ये थोड़ी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कर सकते नहीं थे, सॉल्ट सत्याग्रह कर सकते नहीं थे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बेगूसराय में लोगों ने क्या किया, तो जो चौकीदारी टैक्स ब्रिटिशर्स लेते थे ना, उन्हीं को देना बंद कर दिया कि हम चौकीदारी टैक्स देंगे ही नहीं। ये कहाँ पर हुआ? बेगूसराय में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर। अब भागलपुर में किसने लीड किया है? यहाँ पे बेगूसराय में बताया कि किस तरीके से चौकीदारी टैक्स हम नहीं दे रहे थे। फिर भागलपुर में किसने लीड किया? तो ये थे महादेव लाल सराफ। ऑप्शन बी द राइट आंसर। देखिए बीपीएससी में पूछा गया है। तो भागलपुर में लीड करने वाले जो सॉल्ट सत्याग्रही थे उसमें महादेव लाल सराफ, दीप नारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाश बिहारी लाल, जहरूल हसन हशमी। अगले हैं, आफ्टर द फेलियर ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट गांधी जी गेव इम्पोर्टेंस टू। तो अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट तो ख़त्म हो गया, गांधी जी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स में लगाना चाहते थे। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्या कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम करना चाहते थे गांधी जी? तो ये देखिए 1934 में गांधी जी ने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले ली। वो उन्होंने डिसाइड किया कि हम अब एक्टिव पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रहेंगे और अपना फुल टाइम जो है हरिजनोत्थान के लिए देंगे, यानी हरिजन के विकास के लिए हम देने वाले हैं। तो महात्मा गांधी जी ने फाउंड किया फिर ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। तो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग जो है वो किसने फाउंड किया? तो गांधी जी ने फाउंड किया था। ये याद रखिएगा। किसके लिए? तो हरिजन्स के लिए, हरिजन के कल्याण के लिए, हरिजन्स के वेलफेयर के लिए। और इन्होंने एक मैगज़ीन, वीकली मैगज़ीन भी शुरू किया था हरिजन के नाम से। तो हरिजन मैगज़ीन भी है, याद रखिएगा। इसको शुरू किया था गांधी जी ने। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग भी गांधी जी ने शुरू किया था। फिर है, प्रभावती देवी वॉज द फ्रीडम फाइटर ऑफ विच फील्ड। तो विच फील्ड का, किस रीजन से प्रभावती फ्रीडम फाइटर थी? तो ये थी पटना से। ऑप्शन बी द राइट आंसर। तो देखिए बिहार की कुछ वीमेन जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, जम के भाग लिया था फ्रीडम मूवमेंट में, और उनमें जो कुछ है वीमेन वो हैं प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, सुनीति देवी, राधिका देवी। तो ये नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि देखिए ये बीपीएससी में ऑलरेडी पूछ चुका है और ये बिहार स्पेशल का सवाल है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रभावती देवी जो हैं वो पटना से तो बिलोंग करती हैं इसमें। और दूसरे जो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कुछ वीमेन के नाम बताओ जिसने फ्रीडम, बिहार की वीमेन की जिन्हें फ्रीडम फाइटर में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, सुनीति देवी, राधिका देवी जो हैं ये इम्पोर्टेंट वन है। आगे हम आ जाते हैं गांधी इरविन पैक्ट पे। ठीक है, 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को रिलीज़ कर दिया गया जेल से। ठीक है, गांधी जी जेल में क्यों गए थे? तो सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट एक्ट को वायलेट किया था उन्होंने, सॉल्ट लॉ को, इसलिए वो जेल चले गए थे, येरावदा जेल में। उनको 26 जनवरी 1931 में रिलीज़ कर दिया गया। ठीक है, फिर गांधी इरविन पैक्ट हुआ और गांधी इरविन पैक्ट का जो साइन किया गया 5 मार्च 1931 को ना, इसमें जो मेन एफर्ट्स था तेज बहादुर सप्रू और मिस्टर जयकर का, इम्पोर्टेंट यहाँ पे था। और अगर आप देखो तो यहाँ पे सरोजनी नायडू ने, ये याद रखें, किसने दो महात्मा कहा था, यानी इरविन को और गांधी जी को दो महात्मा कहा था। इरविन उसमें वाइसरॉय ऑफ इंडिया था। ठीक है, तो ये सरोजनी नायडू ने कहा था।
और ये जो पैक्ट हुआ गांधी इरविन पैक्ट, इसमें था क्या? तो ये सारे इसमें डिमांड रखे गए थे 5। अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी कांग्रेस डिसाइडेड टू विथड्रॉ द मूवमेंट। अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो विथड्रॉ करने का यहाँ पर डिसीजन लिया गया था। जो भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं हु हैड नो केसेस ऑफ वायलेंस टू बी रिलीज, अब उन्हीं प्रिजनर को, उन्हीं जिनको जेल में बंद किया गया है उन्हीं को रिलीज़ किया जाएगा जिन्होंने वायलेंस नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशन था और यही एक कंडीशन था जिसके कारण गांधी जी जो हैं ये भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को बचा नहीं पाते हैं, और जिसके कारण बहुत ही बेइज्जती झेलनी पड़ती है गांधी जी को। लोग बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं गांधी जी के खिलाफ। गांधी जी अगर चाहते तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ये वाला जो है ये प्रोविज़न इस गांधी इरविन पैक्ट का एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, जिसने वायलेंस नहीं किया बस उसी को ही रिलीज़ करो। फिर है राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट एट शॉप्स ऑफ फॉरेन क्लॉथेस एंड लीकर शॉप्स। तो पीसफुल प्रोटेस्ट होगा जो भी दुकानें हैं फॉरेन क्लॉथेस एंड के और लीकर शॉप्स पे, ये हमें रहे, ये मतलब ये हमारा अधिकार रहे, ये इस पैक्ट में था। फिर परमिशन टू मेक सॉल्ट इन द कोस्टल स्टेट्स विदाउट सॉल्ट टैक्स। अब जो भी कोस्टल स्टेट्स हैं वो अपना नमक खुद बना पाएँ बिना कोई सॉल्ट टैक्स लगाए हुए, आप कोई टैक्स नहीं लोगे। और कांग्रेस अग्री हुआ कि हम पार्टिसिपेट करेंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब आ जाते हैं हम MCQ पे। द मेन पर्पस ऑफ गांधी इरविन पैक्ट वॉज, गांधी इरविन पैक्ट का मेन पर्पस था क्या? टू मेक द पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस ईजियर इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ताकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का जो पार्टिसिपेशन है वो ईजियर हो सके। फिर यहाँ पे द गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो गांधी इरविन पैक्ट में इनविटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये था। विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेटेड इन द कनेक्शन विद द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स हु वर नॉट चार्ज विद वायलेंस। तो ये हमने अभी देखा कि क्या था। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी सजेशंस फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस, ये यहाँ पे नहीं था। ठीक है, यहाँ पे आप अगर देखो तो ही ऑल्सो एग्रीड टू स्टॉप बायकॉटिंग द ब्रिटिश गुड्स। इन रिटर्न वाइसरॉय एग्रीड टू विथड्रॉ ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेटेड अगेंस्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड रिलीज ओनली दोज प्रिजनर्स हु वर नॉट चार्ज विद द वायलेंस। गांधी इरविन पैक्ट कब साइन किया गया? 1931 में, याद रखिएगा 1931। गांधी इरविन पैक्ट 1931, ऑप्शन बी द राइट आंसर। And the second round table conference in London was held in the backdrop of the Gandhi Irwin Pact। तो गांधी इरविन पैक्ट में ये कहा गया था ना कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस जो है वो पार्टिसिपेट करेगी, तो इसके बैकड्रॉप में ही था। ऑप्शन सी द राइट आंसर। एंड हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सिर्फ नहीं किया था, बाकी महात्मा गांधी जी ने, सरोजनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। महात्मा गांधी जो हैं वो कांग्रेस के तरफ से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन उसका कोई रिजल्ट सामने आया नहीं। अमंग द फॉलोइंग हुज एडजर्नमेंट वॉज प्रपोज्ड इन गांधी इरविन पैक्ट। किसके एडजर्नमेंट के लिए प्रपोज किया गया, उसको ख़त्म करने के लिए प्रपोज किया गया? तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यहाँ से ख़त्म किया जाए। हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द साइनिंग ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। तो हमने आपसे डिस्कस किया कि गांधी इरविन पैक्ट जो साइन किया गया इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तेज बहादुर सप्रू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तेज बहादुर सप्रू और मिस्टर जैकर, ये दोनों ही गांधी इरविन पैक्ट में इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं, ये याद रखिएगा। अच्छा, महात्मा गांधी ऑन 26 जनवरी 1931 को महात्मा गांधी को रिलीज कर दिया गया था। द गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को साइन किया गया था। एंड सरोजिनी नायडू द टू महात्मास, उन्होंने टर्म दिया था, 2 महात्मा, यानी गांधी एक और एक इरविन।
हु अमंग दी हु ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स कॉल्ड इरविन एंड गांधी द टू महात्मा, किसने कहा था दो महात्मा, तो ये थी सरोजनी नायडू। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, हु प्लेड द रोल ऑफ मेडिएटर्स इन गांधी इरविन पैक्ट में मेडिएटर कौन थे, तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन बी तेज बहादुर सप्रू और मिस्टर जैकर, ये मेडिएटर थे। एंड हु अमंग द फॉलोइंग टुक महात्मा गांधीज गेन इन द गांधी इरविन पैक्ट एज कंसोलेशन प्राइज। अब यहाँ पे किसने ये बात कही थी कि महात्मा गांधी जी का ये जो गांधी इरविन पैक्ट था ना, ये महात्मा गांधी जी को क्या मिला इसमें, तो महात्मा गांधी जी को कंसोलेशन प्राइज़ मिला है। ये गांधी इरविन पैक्ट जो है वो महात्मा गांधी के लिए कंसोलेशन प्राइज़ था। ठीक है, और ये ऑप्शन बी एलन कैम्पबेल जॉनसन ने ये कहा था। एलन कैम्पबेल जॉनसन वही है जिसने इरविन का बायोग्राफी लिखा था, ये बायोग्राफर है। नेक्स्ट आ जाते हैं कराची सेशन ऑफ कांग्रेस 1931 में। हमने लाहौर सेशन से शुरू किया था 1929 से, हम आ गए हैं 1931 के कराची सेशन में। ठीक है, तो लाहौर अब कराची, अभी हम पाकिस्तान में घूम रहे हैं। तो इसकी कराची में जो सेशन हुआ उसके अध्यक्ष बने थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को पास किया गया इस सेशन में, पहली बार ये किया गया था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने पिनाकल ऑफ महात्मा गांधी पॉपुलरिटी एंड प्रेस्टीज कहा था, इसी सेशन में कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कौन अध्यक्ष थे आईएनसी के कराची सेशन का, वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गांधी जी ने कहा था कि गांधी कैन डाई बट गांधीज़म कांट, क्योंकि कुछ लोग ना इस सेशन को अपोज कर रहे थे कि यह सेशन क्यों किया जा रहा है। ठीक है, तो उसी में गांधी जी ने कहा था कि गांधी कैन डाई, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीज़म मतलब गांधी के विचार जो हैं वो नहीं मर सकते, वो हमेशा मतलब लोगों के दिलो दिमाग में ज़िंदा रहेंगे, ये कहना था। हु अमंग द फॉलोइंग ड्राफ्टेड द रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स फॉर द कराची सेशन ऑफ कांग्रेस, तो फंडामेंटल राइट्स के लिए रिजोल्यूशन लाया 1931 में, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंड हु ऑफ द फॉलोइंग हैड रिगार्डेड द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एज द पिनाकल ऑफ द महात्मा गांधी पॉपुलरिटी एंड प्रेस्टीज। तो ये जो कराची सेशन था ना, इस सेशन को किसने, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था कि ये महात्मा गांधी के पॉपुलरिटी एंड प्रेस्टीज का एक पिनाकल है। ठीक है, नेक्स्ट सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रोनोलॉजी आपको देखनी है। तो यहाँ पे जो भी इवेंट दिए गए हैं, वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह गांधी इरविन पैक्ट, ये सारे के सारे जो आपको सेशन मिलेंगे ये 1931 के हैं। सारे के सारे इवेंट जो है 1931 में हुए हैं। तो इस तरह के जो सवाल होंगे, क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ईयर तो 1931 है, आपको याद रखना होगा डेट। ठीक है, अब यहाँ पर डेट तो आप याद रख नहीं सकते हो, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप क्या करोगे एग्जामिनेशन हॉल में। अभी तो हम पढ़ेंगे, घर पे तो बिल्कुल पढ़ेंगे अगर हमें मिलेगा तो, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में क्या करेंगे, स्किप करेंगे। ठीक है, ये स्किप करना, क्वेश्चन को स्किप करना भी आपको आना चाहिए। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव मार्किंग है फ़िलहाल। तो यहाँ पे देख लीजिए, गांधी इरविन पैक्ट जो है वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो पहले गांधी इरविन पैक्ट, फिर एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, मतलब भगत सिंह को फांसी कब मिला था, 23 मार्च 1931 को हुआ था। ये 5 मार्च, 23 मार्च। कराची सेशन कांग्रेस को ये 26 मार्च को हुआ था। 26 मार्च से 31 मार्च तक 1931 में ही, सारा 1931 में सिर्फ
ये फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो 7 सितंबर को हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्रोनोलॉजी है। अब ये देखिए अगला, कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कराची सेशन कब हुआ था आपका? 1931 में। एग्जीक्यूशन ऑफ राजगुरु ये 1931 में। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में। लेकिन 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 यहाँ पे फिर वही डेट है। कराची सेशन आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 26-31 मार्च को हुआ था। एग्जीक्यूशन ऑफ राजगुरु जो है वो 23 को ही हुआ था। ठीक है, 23 मार्च को अभी भी हम शहीद दिवस मनाते हैं 23 मार्च को। और गांधी इरविन पैक्ट जो है वो कब हुआ था? यहाँ पे देखिए 5 मार्च को हुआ था। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। तो इस तरह की क्रोनोलॉजी है जो एक ही ईयर में अगर डेट वाइज दे देगा तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम में तो आओगे ही। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स कनेक्टेड विद द इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। भारत के स्ट्रगल इंडिपेंडेंस के लिए इसको कंसिडर करना है और क्या करना है, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स। तो वही सीक्वेंस ही इसमें भी बताना है सेम तरीके से, सीधा सीधा आ जाइए यहाँ पे और इसके डिस्क्रिप्शन में देखिए। गांधी इरविन पैक्ट जो है वो 5 मार्च 1931 को हुआ था, साइन किया गया था। यानी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। कराची सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का 26 से 31 मार्च तक चला था 1931 में ही। और पूना पैक्ट कब साइन किया गया था? तो 24 सितंबर 1932 में ये है, देखिए पूना पैक्ट 1932 में। तो ये हुआ। और एक लास्ट चैप्टर है हमारे पास आज के सेशन का, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और साइमन्स कमीशन का जब रिपोर्ट पब्लिश हुआ था 10 जून एंड 24 जून 1930 को। ये याद रखिए, द कॉन्फ्रेंस वॉज इनाग्रेटेड बाय ब्रिटिश एम्पेयर एंड वॉज चेयर्ड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड। महात्मा गांधी वॉज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जो है वो कांग्रेस के ही सोल रिप्रेजेंटेटिव थे। उसके बाद MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स अटेंडेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। तो लंदन में जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें किसने अटेंड किया था, ये बोल रहा है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपको बोलेगा, मौलाना मोहम्मद अली ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन वॉज पब्लिश्ड ऑन 10th जून एंड 24 जून 1930। 89 इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स मेंबर्स पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बट कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेटेड। देखिए 3 ठो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस से कोई नहीं गया। सेकेंड राउंड टेबल में कांग्रेस से महात्मा गांधी गए। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस से कोई नहीं गया। ठीक है, लेकिन इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे जो गए थे? वो थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लेकिन कांग्रेस वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया था। फिर देखें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ट्रू कौन सा नहीं है? तो इट वाज अटेंडेड बाय द कांग्रेस डेलीगेशन। तो कांग्रेस डेलीगेशन तो हमने बताया कि यहाँ पे अटेंड किया था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1930 में तो हुआ था, यानी ये रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन को डिस्कस कर रहा था। ये लंदन में भी हुआ था, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। किसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस तो सिर्फ सेकंड में पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे फर्स्ट भी दिया गया है, थर्ड भी दिया गया है, तो यानी कि मोर देन वन यहाँ पे होगा ऑप्शन ई द राइट आंसर। ठीक है, तो किसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था? फर्स्ट में और थर्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, और सेकंड में तो पार्टिसिपेट किया था। और ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे हमने पार्टिसिपेट नहीं किया था, सभी में पार्टिसिपेट नहीं किया था।
हु रिप्रेजेंटेड इंडियन क्रिश्चियंस इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन क्रिश्चियन को रिप्रेजेंट किया था केटी पॉल ने। ऑप्शन बी द राइट आंसर। व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंडियन लीडर्स समन्ड इन लंदन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट? 1930 में। ऑप्शन सी द राइट आंसर। अब यहाँ पे है ऑपरेशन रूबिकॉन। ऑपरेशन रूबिकॉन वॉज दिस कोड वर्ड प्रपोज टू बी अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया विद रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये था गांधी फास्ट अनटू डेथ इन जेल। इसके लिए यहाँ पे ऑपरेशन रूबिकॉन शुरू किया था। तो आगा खान पैलेस में गांधी जी को बंदी बनाकर रखा गया था, ठीक है, अगस्त 1942 टू 1944 तक। 1942 से 1944 तक गांधी जी को बंदी बनाकर आगा खान पैलेस में रखा गया था। ऑपरेशन रूबिकॉन वॉज द कोड वर्ड टू बी अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया विद रेफरेंस टू गांधीज फास्ट इनटू डेथ इन दिस जेल, इनटू द जेल। तो याद रखिएगा ऑपरेशन रूबिकॉन जो है गांधी जी से रिलेटेड है। इन विच ईयर, और इस ऑपरेशन रूबिकॉन शुरू कौन किया था? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इन विच ईयर द लास्ट इलेक्शन ऑफ इंडिया लेजिस्लेचर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वॉज हेल्ड? तो 1945 में ये लास्ट इलेक्शन है। देखिए 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया और इस एक्ट के तहत एक तो आपका 1926 में ही इलेक्शन हो गया था। 1919 में ये एक्ट पास किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो उसके थ्रू एक इलेक्शन तो 1926 में हुआ था और दूसरा यानी कि लास्ट इलेक्शन जो हुआ था 1945 में हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन पार्टिसिपेट किए थे? तो महात्मा गांधी जी ने तो यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था और यहाँ पे बताया जा रहा है कि तीनों लोगों ने पार्टिसिपेट किया था यहाँ पे, यानी महात्मा गांधी जी, सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो यहाँ पे देखिए ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कांग्रेस इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय एंड एनी बसंत भी थी यहाँ पे। हु अमंग द फॉलोइंग हैड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? तो पार्टिसिपेट नहीं किया था। जवाहरलाल नेहरू को छोड़ के बाकी सब ने पार्टिसिपेट किया, महादेव देसाई, प्यारे लाल नैयर एंड मदन मोहन मालवीय। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पे अगर देखो बिसाइड्स हिम, महात्मा गांधी के अलावा सरोजनी नायडू, एनी बसंत, मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई, भीमराव अंबेडकर टुक पार्ट इन द कॉन्फ्रेंस एंड जवाहरलाल नेहरू हैड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस। प्यारे लाल नैयर जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर ये प्यारे लाल नैयर ने पार्टिसिपेट किया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। हु रिप्रेजेंटेड कांग्रेस इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? ऑब्वियसली महात्मा गांधी। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन वॉज महात्मा गांधी प्रेजेंट? तो सेकंड में थे, ऑप्शन बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जवाहरलाल नेहरू रिप्रेजेंटेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने रिप्रेजेंट नहीं किया था बल्कि महात्मा गांधी ने रिप्रेजेंट किया था। तो ये असर्शन ही, ये स्टेटमेंट ही गलत है। It was implicit in the Gandhi-Irwin Pact 1931 that the Indian National Congress will participate in the second round table conference। ये क्या कहा गया था गांधी इरविन पैक्ट में कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से लोग सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे? तो बिल्कुल सही है, हमने देखा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया तो इसका रीज़न तो सही है, यानी कि ए इज़ फॉल्स और आर इज़ ट्रू। ऑप्शन डी द राइट आंसर। गांधी इरविन पैक्ट यानी कि गांधी जी, महात्मा गांधी और वाइसरॉय, भारत का जो उसमें वाइसरॉय था, वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच में ये साइन किया गया था। कब किया गया था? तो 5 मार्च 1931 को ये गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया था। और गांधी इरविन पैक्ट में क्या कहा गया था तो हमने शुरू में ही डिस्कस किया है कि क्या क्या गांधी इरविन पैक्ट में था। विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस
was attended by Gandhi ji, obviously second. महात्मा गांधी when visited London to participate in the second round table conference stayed at, कहाँ पे वो रहे थे गांधी जी जब गांधी जी लंदन गए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो कहाँ पे रहे थे? वो रहे थे किंग्सले हॉल में। ऑप्शन बी द राइट आंसर। यहाँ पे याद रखिएगा गांधी जी से रिलेटेड हर चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, वो कहाँ पढ़े थे, कहाँ गए थे, क्या किया था, वो सारा कुछ ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गांधी जी विजिटेड लंदन टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। किस शिप का क्या नाम है, किस जहाज़ से वो लंदन गए थे? शिप का नाम है SS राजपूताना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और कहाँ पे रहे थे? तो एक किंग्स हॉल होटल था, वहाँ पे वो रहे थे लंदन में। महात्मा गांधी लेफ्ट बॉम्बे फॉर लंदन टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एज द कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव्स इन द शिप। अब यहाँ पे शिप का नाम पूछ रहा है कि वो जब गए थे वहाँ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो किस शिप से गए थे? तो अभी हमने बताया SS राजपूताना। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। In which of the following round table conference the representative of INC participated for the first time? तो सेकंड में। Which one of the following round table conference was represented by Indian National Congress? तो सेकंड वन। महात्मा गांधी returned to India in December 1931 empty handed from, कहाँ से लौटे थे? लंदन से लौटे थे 1931 में खाली हाथ, क्योंकि जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी पार्टिसिपेट किया था उसमें उनको कोई बेनिफिट मिला नहीं वहाँ पे। ठीक है, बात बनी नहीं कुछ भी, तो इसलिए लौट गए थे खाली हाथ। ऑन विच इशू डिड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल? किस इशू पर फेल हुआ था? कॉम्युनल डेलीगेशन पे ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया था, तभी तो गांधी जी खाली हाथे यहाँ पे लौट गए थे लंदन से। ठीक है, उन्हें कुछ यहाँ इस सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस से फ़ायदा हुआ नहीं, तो कॉम्युनल डेलीगेशन के इशू पे ही ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो चुका था। क्यों? क्योंकि दलित लीडर, आपको पता है भीमराव अंबेडकर ने डिमांड कर दिया सेपरेट इलेक्टोरेट्स को के लिए कि भैया डिप्रेस्ड क्लासेस जो थे ना उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स का बेनिफिट दीजिए, लेकिन गांधी जी इसको एक्सेप्ट नहीं किया, गांधी जी ने रिफ्यूज़ कर दिया, तो इसी कारण ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हो चुका था। फिर व्हाट वाज द नेम ऑफ द इंडियन हु पार्टिसिपेटेड इन ऑल थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? अब वो इंडियन कौन है जिन्होंने सभी कॉन्फ्रेंस में, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, सेकंड हो, थर्ड हो, सब में पार्टिसिपेट किया? तो शुरू में ही हमने आपसे डिस्कस किया था, ये थे भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Who among the following attended all the three round table conference? Bhimrao Ambedkar. And the meeting of Indian and British political leaders during 1930 to 32 in London has often been referred to as the first, second and third round table conference. It would be incorrect to refer to them as such because it was an instance of conference held in three सेशंस एंड नॉट दैट ऑफ थ्री सेपरेट कॉन्फ्रेंस। ये 3 सेशंस में ये पूरा हुआ था, ये जो मीटिंग हुआ था, ये कॉन्फ्रेंस हुआ था 3 सेशन में, नहीं कि अलग अलग सेशन 3 को हुए थे। अलग अलग मतलब कॉन्फ्रेंस अलग नहीं हुए थे, ये चीज़ कहना है। अगला है विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1932 में कौन सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था? 32 में अगर पूछा जाए तो ये हुआ था, थर्ड वाला 32 में हुआ था, बाकी दोनों ही जो 1931 में हुआ था। ठीक है, एंड हु रोट द पैम्फलेट नाउ और नेवर? किसने लिखा था ये पैम्फलेट, नाउ और नेवर, अभी या कभी नहीं? ये रहमत अली थे। ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर है कि इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर अंबेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। बिल्कुल सही है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी डिप्रेस क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स डिमांड किया था अंबेडकर जी ने, और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब गांधी जी आए तब पर भी उन्होंने डिमांड किया था। इन द पूना पैक्ट स्पेशल प्रोविजंस फॉर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिप्रेस्ड पीपल इन द लोकल बॉडीज एंड सिविल सर्विसेज वर मेड। पूना पैक्ट में ये चीज़ रखा गया था कि डिप्रेस्ड के लिए एक अलग से रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए,
और लोकल बॉडीज़ में या फिर सिविल सर्विसेज में, तो वो चीज़ भी सही है। एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो पार्टिसिपेट किया ही नहीं, ये भी बात सही है। तो 1 2 3 तीनों ही सही है, ऑप्शन डी द राइट आंसर। तो ये हमारा हो गया आज का कंप्लीट सेशन। ठीक है, इसमें हमने 5 चैप्टर डिस्कस किए हैं, उम्मीद है ये आपने इत्मीनान से देखा होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगर आपको फ्रूटफुल लग रहा है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं पीपीएससी सिंप्लीफाइड के अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।